जितना मैं समझ पाता हूँ या जो पंचायती राज में पिछले 5-6 वर्षों से कुछ प्रयास किए हैं, उसके अनुरूप आपको कुछ ऐसी चीज़ें साझा करना चाहूँगा कि जो थोड़ा टेक्निकल भी ना लगे और हम अपने आप से जुड़ा हुआ भी महसूस करें। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक प्रैक्टिकल चीज़ें करता है तो वो चीज़ें ज़्यादा शेयर कर पाता है जो, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको देख रहा था, जब आप अपनी समस्याएं जब एड ऑन कर रहे थे तो उसमें लग रहा था कि यही तो समस्या हमारे यहाँ भी थी और ये सब इनके सामने भी है। तो हम उस समस्याओं पर जितना हम कोशिश की कि भाई सब मिलकर कैसे इन समस्याओं से दूर हो सकें, तो वही समस्या हर गांव की है। अब जब जीवन का सपना बनाए कि गाँवों को अपने आदर्श बनाना है या आत्मनिर्भर बनाना है, तो वो समस्याएं हर गांव की होगी। तो मेरे हिसाब से कोई शायद ऐसा भारत में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गांव से ना जुड़ा हो, क्योंकि किसी का दूध गांव से आता होगा, किसी का जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं ना कहीं गांव में बनते होंगे, और भी इतनी कितनी चीज़ें हैं जो हमें गांव से जोड़ती है। अब अगर हमें कोई चीज़ गांव से जोड़ती है तो फिर गांव की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि जब हम गांव से ये सब चीज़ें आ रही है तो गांव भी समृद्ध होने चाहिए। जो चीज़ें आ रही है वो आती रहे लगातार, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की बात है। अभी जब ये गोल्स की बात करें, सतत विकास के लक्ष्य, सतत का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ कि सस्टेनेबिलिटी कैसे रहे। आज दूध आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हम 10 दिन का दूध आज खरीद लेंगे कल का काम चल जाएगा, संभव है? कत्ते ही संभव नहीं है। तो कैसे हम इन चीज़ों को एक प्रक्रिया के रूप में लगातार कैसे करते रहें। जो आत्मनिर्भरता की बात है, आदर्श गांव की बात है या विकास की बात है, कोई विकास ऐसा नहीं जो एक दिन कर दें और रह जाए। एक दिन आप एक कितना सुंदर महल बना दो, उसमें झांको मत जाके, वो महल कुछ दिनों बाद क्या होगा? एक खंडर का रूप ले लेगा। एक झोपड़ी बनाइए आप, उस झोपड़ी को आप मेंटेन करिए, वो झोपड़ी आपको हमेशा सुखद अनुभव देती रहेगी। उसी प्रकार से हमारा एक गांव होता है। जैसे हमने बात की ना अभी कि भाई गांव से हर व्यक्ति जुड़ा है, जिम्मेदारी गांव की बनती है। अब वो जिम्मेदारी की हम अपनी भूमिका निर्धारित कैसे करें, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। बस ये छोटा सा प्रयास करना है। अभी मेरे बारे में बता रहे थे कि गाँव का सरपंच, अभी जब सरपंच की भी बात हो रही थी तो जब हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर रहे थे, उस वक्त भी पंच हुआ करते थे, आज भी सरपंच बन रहे हैं। कहीं पे उनको प्रधान कहा जाता है, कहीं पे उनको क्या कहा जाता है, मुखिया के रूप में एक देखा जाता है। मुखिया का मतलब क्या होता है? एक परिवार का जो मुख्य व्यक्ति हो, जो सबकी जिम्मेदारी लेने की जो वो करता हो कि भाई ये सबकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या वो मुखिया सबकी जिम्मेदारी ले पा रहे हैं? अगर हम थोड़ा सा इंटीरियर में जाएंगे या देखेंगे तो शायद मुखिया का जो विषय वस्तु थी या उसकी जो भी परिकल्पना थी वो कहीं ना कहीं धूमिल भी होती जा रही है और बदलती भी जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक बड़ी वजह तो वो है जो आपने सबने समस्याओं में लिखी थी, जागरूकता की कमी, ज्ञान की कमी, या वो सब चीज़ें लिखी थी आप सभी ने। शायद एक ऐसा चार्ट नहीं था जिसमें ये ज्ञान वाली बात या ये जो बुद्धि विवेक वाली बात या जो जागरूकता की बात जिसमें नहीं हो। कुछ 4-5 समस्याओं को मैं छू पा रहा था, उसमें मुख्य रूप से जैसे पानी की थी, कुछ महिलाओं की थी, कुछ ये जागरूकता की थी। अब आपको सबको ये तो पता है कि भाई ये कमियां तो ये है, लेकिन इनका निवारण कैसे करेगा? आसमान से तो मुझे लगता नहीं कोई उतरेगा। लगता है ऐसा? किसको करनी है? कई बार हम बदलाव की जब बात करते हैं ना तो सब पूछते हैं कि हु वांट्स चेंज। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु वांट्स चेंज, जवाब दें तो शायद सब आप हैंड राइज करेंगे कि हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन हु वांट्स टू बी चेंज, बदलाव करना कौन चाहता है? वहां पर जब हाथ खड़े करने की जब बात आती है तो कई हाथ खड़े नहीं हो पाते। बस हमें करना वही है। हम बदलाव में अपनी हिस्सेदारी कैसे वो करेंगे, हमें करना वही है। और इस ये जो ट्रेनिंग का सेशन चला है, मैं रिलायंस फाउंडेशन का धन्यवाद दूंगा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का धन्यवाद दूंगा कि हम सबको ये अवसर मिला एक साथ बैठकर इस परिसर में बैठने का। लेकिन ये संकल्प पूर्ण कब होगा? जब इस परिसर से हम 2 दिन बाद निकलेंगे तो हमारे पास, सबके पास कोई ना कोई एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ, कम से कम ये तो मैं बदलाव करके जाऊंगा, या ये तो मैंने सीखा है अपने कार्य क्षेत्र में जाके ये बदलाव तो मैं करूंगा, बदलाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। वो पहली भागीदारी कैसे होगी? ये जो जैसे अभी टेक्निकल वीरेंद्र सर बता रहे थे, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे उलझन सी लगती है। मैं देखता हूँ कि सिंपलिसिटी से हम कैसे कोई काम कर लें। उसमें क्या आता है? सबसे पहले हम वार्ड सभा, ग्राम सभा, रात्रि चौपाल की बात करते हैं। इनके बिना आप ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक सहभागिता नहीं होगी, जब तक लोग एकजुट, जैसे हम कहते हैं हमेशा कि हमें मैं से हम की यात्रा करनी है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम काफी कुछ कर सकते हैं। ये हॉल है, अगर ये गंदा हो जाएगा, मैं कहूँगा मैं इसको साफ कर रहा हूँ, तो आप मूक दर्शक बन के देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वही मैं आत्मीय भाव से आपसे कहूँ कि आइए हम मिलकर इस हॉल को साफ करते हैं। तो जो हम कई 2 दिन लग सकते थे, कुछ घंटे लग सकते हैं, उन कुछ मिनटों में वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? मैं से हम की यात्रा।
ये आप जितनी भी स्लाइड्स देखेंगे शायद अकेला व्यक्ति इसमें कहीं नजर नहीं आएगा, यहाँ पर हम नजर आएंगे, तभी चीजें संभव हो पाती है। ये देखिए आप कैसे अपने चार्ट बनाए ना, ये 65 लोगों का चार्ट थे, अगर यहाँ पर 5 लोग चार्ट बनाते तो शायद उतनी समस्या नहीं आती। 15-15, 20-20 लोगों ने आपने ग्रुप करा तो सबकी अपनी समस्या थी, सबने उस समस्याओं को अपने नजरिए से देखा, वो इतनी समस्याएं आई। तो अगर गांव की समस्या लेनी है तो कोई 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति या वार्ड पंच मिलकर वो समस्याएं आपके सामने नहीं ला सकते। उसके लिए हमें रात्रि चौपाल करने की आवश्यकता पड़ेगी, ग्राम सभा करने की आवश्यकता किसी भी तरीके से पड़ेगी। तो हमने भी वहीं से शुरुआत करी तो समस्याएं आई। नेक्स्ट स्लाइड। अब वो समस्याएं आएगी, लेकिन करेगा कौन? 73वां संविधान संशोधन कहता है कि आपको बजट की वो दे सकते हैं, लेकिन बजट में निर्धारित कर दिए कितने, 29 बताया आपने। अब 29 के अलावा की समस्या होगी तो कौन करेगा सर? तो क्या वो 29 में सब समावेशित हो गए? नहीं होते। मुझे मेरे गांव में प्रवेश द्वार बनाना है, आपके गुजरात में तो बना सकते हैं, हमारे राजस्थान में नहीं बना सकते। मुझे पेड़ लगाने हैं, लेकिन एक सीमित उसका वो बजट कर दिया कि इतना ही लगा सकते हैं। मेरे को ज्यादा की आवश्यकता है, 54 ही पेड़ थे गाँव में। मैं उस बजट से जो निर्धारित सरकार ने किया उससे मैं मेरा सपना पूरा कैसे कर सकता था? पेड़ लगा दिए, ट्री गार्ड नहीं है साहब, पेड़ों की क्या स्थिति होगी? कोई भी गाय या कोई भी आवारा पशु उसको खा जाएगा। तो उन व्यवस्थाओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके लिए हमें करना पड़ेगा कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हर कम्युनिटी को जोड़ना पड़ेगा। कई बार हम लोगों में भी किसको जोड़ते हैं? जो हमारे वोटर्स हैं, 18 से ऊपर का ये अपना वोट है, इसको जोड़ लो। लेकिन क्या ऐसे लोग भी हैं जो 18 से कम आयु के हैं जो जुड़कर हमारा सहयोग कर सकते हैं? हमने बाल पंचायत बनाई, आज कहते हुए गर्व होता है कि राजस्थान की पहली ऐसी बाल पंचायत है जिसने अपने अपने विभाग भी बना रखे हैं। आपके गुजरात से शाहपुर से भी टीम आई थी, एक शाहपुर गिफ्ट सिटी से, तो उनको हमने पूछा जाते समय कि आपको सबसे अच्छा हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगा? तो उन्होंने कहा बाल सभा, हमें बाल पंचायत हमें सबसे अच्छी लगी, और हम जाते ही 1 महीने में आपको बाल पंचायत और ऐसे डिपार्टमेंट्स बना के आपको भेजेंगे। उन्होंने भेजा, बड़ी खुशी हुई आत्मा से। उन्होंने देखा ये विषय तो हमारे से अनछुआ रह गया था, लेकिन आज उस विषय के पीछे आज वो गांव एकजुट हो गया उन बच्चों के, क्योंकि बच्चे उन वोटर्स के बच्चे ही हैं वो, जिसको शायद अपनी मैं तो कहूंगा कि भागीदारी सुनिश्चित करने का उनको भी अवसर मिल रहा है। वो भी ऐसी समस्याएं लाते हैं। कई बार मैंने बताया ना, नजरिया, एक बड़ा व्यक्ति अपने नजरिए से चीजों को लाएगा, लेकिन एक बच्चा होता है जो एक अबोध होता है, जिसको ज्यादा दुनियादारी नहीं, वो अपने नजरिए से कई ऐसी समाधान ले आता है जो कम्युनिटी में 4 भागों में, जैसे कई गाँव देखते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अलग स्पिरिचुअलिटी संस्थानों के आधार से भी मैं तो कह रहा हूँ कई गाँव बटे हुए हैं। कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारी से हैं, कई कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, कई कहते हैं ईशा से हैं। उद्देश्य सबका एक है, लेकिन हमने भी बदलाव, उसको चेंजेस किया। हमने कैसे किया कि आयु के आधार पर क्यों नहीं हम ऐसे ग्रुप बना दें कि बुजुर्ग है, शायद वो बुजुर्ग के साथ कंफर्टेबल होगा। तो हमने बुजुर्गों का एक संगठन बना दिया जिसमें 65 लोग बुजुर्ग हैं, रजिस्ट्रेशन उस संस्था को करवा दिया। आज वो बुजुर्ग लोग जो 200-200 रुपये मात्र इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो 2000 रुपये जब 6000 रुपये या 10,000 रुपये के 12,000 रुपये इकट्ठे जब गाँव के होते हैं ना, तो वो कोई ऐसे काम में लगते हैं जो दिखता है, जो हम पंचायत से उन 29 विभागों में हमने नहीं कर रखा था। महिलाएं थी, बात अभी एक समस्या महिलाओं की आई थी, तो क्या महिलाओं का भी एक संगठन ऐसा बन सकता है जो प्रत्येक गांव में हो? आज महिला, जैसे सरकारें तो बनाती है, एसएचजी ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन वो एसएचजी ग्रुप्स किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से वो अपना क्रियाशीलता उनकी बनी हुई आप सबके सामने होंगे। लेकिन क्या एक ऐसा समुदाय या ऐसा ग्रुप बन सकता है कि जो आत्मीय भाव से अपनी महिलाओं के लिए काम करे? कई बार हम कहते हैं कि महिलाओं को पुरुष साहब दबाते हैं या ऐसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ महिलाओं का सहयोग महिलाएं नहीं कर रही है, और महिलाओं के शौक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीजें करने की नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक महिला अगर घर से बाहर आके कुछ काम करने लग जाएगी, वो कई हजारों महिलाओं के लिए रास्ता खोल देगी। महिलाओं को सिर्फ महिलाओं का एक महिला शक्ति समूह बना दिया। महिला शक्ति समूह में क्या रहा, कुछ लगभग 23 महिलाएं उसमें हमने लीडर्स बना दी। उन 23 महिलाओं में टीचर भी है, जो चिकित्सा विभाग में वो भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी, जो एक महिला जो पुलिस में काम करती है वो भी है। अब जिसकी समस्याएं जिस विभाग से जुड़ी हुई वही महिला उसकी आवाज़ उठा देती है, और वो 23 महिलाएं उसकी आवाज़ बनती है। आवाज़ में दम आता है, दम आता है तो उसका कार्य, जो उसकी समस्या थी उसका निवारण हाथों-हाथ हो जाता है। तो उनको मार्गदर्शन मिला। फिर बाद में बात आती है बच्चों की। आज 33% आबादी, एक किसी भी गांव में जाना, कम से कम 33% आबादी उन 18 साल से बच्चों की है। उन बच्चों को क्या माना जाता था? उनको हम कहीं ना कहीं ये समझते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, इन बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन क्या वो बच्चे भी एसेट्स बन सकते हैं? उस दिशा में काम किया। बाल पंचायत का गठन किया। सरकार ने सुनिश्चित किया कि एक वार्ड, एक सरपंच बनेगा, बाल सरपंच, एक उप सरपंच बनेगा, और वार्ड से 2-2 बच्चों को सिलेक्ट करना है। हमने भी वैसा ही किया, लेकिन हमने कहा कि ये परिपूर्ण नहीं है, इसको और हम कैसे वो और ज्यादा वो करें। हम तो क्या, जो बाल सरपंच बनी उसने ये तय किया कि हम तो विभाग भी बनाएंगे। उन्होंने स्वच्छता विभाग बनाया, स्वच्छता मंत्री खुद का बना लिया, खेल मंत्री खुद का बना लिया,
पर्यावरण मंत्री खुद का बना लिया, अब वो नया शिक्षा मंत्री भी अपना बना रहे हैं। 3 विभाग उनके ऑलरेडी चल रहे हैं, अब 4था विभाग वो बना रहे हैं, शिक्षा मंत्री। अब विभागों की जो समस्या आई थी 5-20 की जो पाक्षिक बैठक होती है, उससे 2 दिन पहले उनको अपनी मीटिंग करना सुनिश्चित करवा दिया कि जब पाक्षिक बैठक होगी उससे पहले महिला शक्ति समूह की मीटिंग होना 1 तारीख को निश्चित कर दी, 3 तारीख को बाल पंचायत की मीटिंग होना सुनिश्चित कर दी। वीडियो को पंचायत स्तर पे हमने ये सुनिश्चित कर दिया कि जब जीपीडीपी बनेगी या पंचायत का कोई भी प्रस्ताव लिया जाएगा, उसमें प्रायोरिटी बाल पंचायत को और महिला हितैषी पंचायत को दी जाएगी। अब आप सोचिए 9 SDG में 2 तो आराम से क्लियर हो गया। तो इस प्रकार की चेंजेस जो बदलाव की हम बात करते हैं वो हमें समय समय पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एक पंचायत में हमारी भी कुछ हिस्सा है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम अधिकारियों की बात करते थे, कर्तव्यों को कौन याद रखता है? आप आत्ममंथन करना यहाँ से जाने के बाद कि कर्तव्यों की पालना कितने लोग कर पा रहे हैं। पहले तो खुद से स्टार्ट करना कि मैं अधिकारों का तो अपनी चिंता कर रहा हूँ, लेकिन कर्तव्यों की कितनी मैं अपनी उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। हमने कर्तव्यों को ज़्यादा जोर दिया कि नहीं, आप इस गांव के नागरिक हो, इस देश के नागरिक, तो आपका पहला कर्तव्य तो ये बनता है। आज वो लोग घरों से निकले, गांव के काम में, पंचायत के काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और उन्होंने अपने अपने ढंग से कई कार्यों में हमारा सहयोग देना चालू किया। आज रिकॉर्ड हमारा राजस्थान में दूसरे नंबर पर है। हम पिपलांतरी के बाद दूसरा गांव है जहाँ पर 54,000 पेड़ रोपित और संरक्षित करे हुए हैं। तो वो सब जनों की भागीदारी से हुआ। सफाई के लिए कैसे काम करते हैं, इन जितनी भी पिक्चर्स देखेंगे ना, अब इनमें आप गौर से अगर अपनी नज़र डालेंगे तो इसमें आपको बच्चा भी दिखेगा, बूढ़ा भी दिखेगा, तो आपको महिला भी दिखेगी, तो आपको युवा भी दिखेगा। इन चारों को जब तक एक साथ संरक्षित नहीं करेंगे, एक साथ समावेशित नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी। आप नोटिस करके लेके जाना यहाँ से। अगर आप सोचे ना कि युवा समाज को बदल देंगे, कभी नहीं बदलेगा अकेला युवा। महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज सिर्फ बदलेगा नहीं, हमें सभी आयामों में ध्यान देना पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट, अब जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में घूंघट की प्रथा है। घूंघट धीरे धीरे हट भी रहा है, लेकिन क्या घूंघट हटने से महिला सशक्त हो जाएगी? अगर मैं बहनों से बात करूं तो कभी नहीं होगी। जब तक महिला आर्थिक सशक्त नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमने प्रयास किया और आज बताते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारे गांव में एक भी महिला बेरोजगार नहीं है। जो महिला ये चाहेगी ना कि मुझे कुछ काम करना है, मैं घर से निकल सकती हूँ, वो हर महिला अपना रोजी रोटी कमा रही है। जो महिला चाह रही है कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह सकता हूँ, वो अपने घर पर है। अब वो बनाती क्या है वो भी मैं नेक्स्ट आगे बता। गरीबी मुक्त एवं आजीविका युक्त पंचायत, जो पॉवर्टी फ्री है, जिसको पहले नंबर पे 9 SDGs में लिया है। वही बात है कि जब तक रोजगार नहीं होगा, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? जब तक गांव का पैसा गांव में, कहते हैं ना भाई, गांव को पानी गांव में, गांव को पीसो गांव में। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो गांव का पैसा को गांव में रोकना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उत्पादन, एक किसान एक सब्जियां उगाता है, मंडी में बेचता है, फिर वहीं उसी की दूसरी सब्जियां बाजार से 4 गुना कीमत में खरीद के लाता है। पैसा कहाँ गया? बाहर। हमें सबसे पहले ये विषय पे काम करना पड़ेगा, कैसे हम ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे गांव में लगाएं कि हमारे गांव में जो चीज़ें उत्पादन हो रही है उससे हम कैसे उत्पाद बनाएं और वो हमारे गांव वाले खरीद। जैसे आज बिस्किट है, अब बिस्किट आपके हम बात करें तो हम सबके घरों में सुबह चाय के साथ बिस्किट खाया जाता है, कुकीज़ खाते हैं सब। अब लगभग अगर हम एक दिन एक घर की बात करें तो कम से कम 1 पैकेट तो एक घर में खपत होता होगा। 1 पैकेट का मतलब अगर हम 10 रुपये भी जोड़ते हैं तो महीने के कितने रुपए हो गए? 300 रुपये का बिस्किट तो हम खाते हैं। क्या वो बिस्किट गांव में बन सकते हैं? और वो जो 300 रुपये का एक परिवार खा रहा है, तो वो क्या 500 परिवार खा सकते हैं उसी बिस्किट को? लगभग 15,000 रुपये होते हैं। तो क्या एक प्रोडक्ट से जब किसी एक व्यक्ति को, जब वो पूरे गांव में अपने बिस्किट बनाएंगे तो 15,000 की आए तो उसको उस गांव से ही होगी। आज हम लोग मिलेट्स के बिस्किट, चॉकलेट्स, कई चीज़ें बना रहे हैं, वो आगे। और आपको जोड़ने का बहाना कैसे चाहिए कि खाली ग्राम सभा या रात्रि चौपाल के माध्यम से हम सभी गाँव वालों को एकजुट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहाने ढूंढने पड़े। हमने बहाना ढूंढा तो हमारे राजस्थान में आपने सुना होगा तीज का त्यौहार मनाते हैं, सुना है? गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। तो हमने देखा कि क्यों नहीं इसको हम पंचायत से मनाना चालू करें। दीपावली है, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो घर की समृद्धि के लिए तो हम पूजा कर रहे हैं, गांव की समृद्धि के लिए पूजा कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी। तो उसी दिन हमने तय किया कि दीपावली की पूजा जो 7 बजे का जो पंडित टाइम बताते हैं, तो क्या 1 घंटे पहले हम पंचायत में आके वो पूजा दीपावली की कर सकते हैं? वहाँ पूजा चाली की, तो उसमें किया। फिर तीज की है तो तीज की सवारी निकलती है, तो पहले राजाओं के घर से निकलती थी। अगर आपने राजस्थान की थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो अभी गांव का राजा कौन हुआ? शायद पंचायत प्रशासन हुआ कि वो देने वाला है। तो क्यों नहीं हम पंचायत से तीज को निकालें? अब उसी दिन तीज की सवारी निकलती है, हाथी घोड़े आते हैं, गाँव के लोग आते हैं, पंचायत पे आने का एक बहाना मिल जाता है। उस बहाने में हम चर्चा कर लेते हैं कि यार ये तीज तो मना ली, लेकिन आगे समस्या ये आ रही है, इसको कैसे करें? तो उनका सुझाव हो जाते हैं, वहाँ चर्चा होने लग जाती है, एक बहाना मिल गया। वैसे ही गणगौर पे करते हैं। जब तीज की हम प्रोग्राम करते हैं तो तीज में हमारे झूले झुलाए जाते हैं।
एक हमने हॉस्पिटल में एक जगह तैयार कर दी जहाँ पे बड़े बरगद के पेड़ थे, वहाँ पे 10-20 झूले लगा देते हैं, महिलाओं के लिए एक स्टेज बना देते हैं, पुरुषों का आना उस दिन निषेध हो जाता है, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं गाँव में उनकी वहाँ स्टॉल लगा दी जाती है। हमारे शहर जयपुर पास में, जयपुर से कुछ गेस्ट आ जाते हैं, गेस्ट आते हैं तो जो उनके स्टॉल्स लगते हैं उनसे उनकी परचेजिंग हो जाती है, परचेजिंग में उनको स्थानीय उत्पाद मिल जाता है, स्थानीय उत्पाद मिलता है तो उनको बदले में राशि मिल जाती है, राशि मिल जाती है तो महिलाएं खुश हो जाती है, खुश हो जाती है तो उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है तो पंचायत की सहयोगी के रूप में हमारे लिए एक मुख्य कड़ी बन जाती है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? वैसे ही हो सकता है। गुड गवर्नेंस जो आज का मुख्य विषय है और जिसमें हमें चर्चा भी करने के लिए विशेष कहा गया है। गुड गवर्नेंस के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी एक व्यक्ति बताए, पहली रो को छोड़ के प्लीज, बहनों में से आपको बताएं क्या है गुड गवर्नेंस? सुशासन युक्त पंचायत, सुशासन हो। कोई भी सेकंड रो में से या पीछे से कोई भी देखो, बताएंगे तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हिंदी अच्छे से? हाँ, बोर तो नहीं हो रहे कोई? अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं समझूंगा कि आप बोर हो रहे हैं। बताइए सुशासन क्या होता है? क्यों आवश्यकता पड़ती है सुशासन की? कुशासन चलने दे हैं? क्यों आवश्यकता पड़ी सुशासन की? कोई भी एक चीज बताएं। टेक्निकल बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं भावनात्मक बातें करता हूं। पहली रो को छोड़ के प्लीज आप में से कोई भी बताएं। सुशासन क्या है? सुशासन समुदाय की भागीदारी। एक बात निकल के आई कि समुदाय की भागीदारी अगर रहती है तो वो सुशासन कहलाता है। लेकिन क्या समुदाय के हाथ में है सुशासन चलाना? हमने तो उसके लिए नियुक्त किया ना किसी को। दूसरी बात कोई आए? ये फोटो तो मैंने आपको भ्रमित करने के लिए, ये सुशासन से संबंधित नहीं है। कोई भी बताए। जैसे अभी सुबह भी चर्चा हुई थी, शायद वीरेंद्र सर ने भी सुशासन पंचायत में बताया था। एक बड़ी बात आती है पारदर्शिता, है ना? सुशासन मैं ये मानता हूं कि अगर पारदर्शिता हो कि गांव के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सरकार के पास कितना, पंचायत के पास कितना फंड आ रहा है, कितना लग रहा है, कितना बचा हुआ है, कितने से कौन सा काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो सुशासन के रूप में आ सकता है। सुशासन में उसको मानूंगा कि एक टीचर है, वो अपने समय पर 9 से 4 की उसके स्कूल है तो वो 9 बजे पहुंच जाता है और 4 बजे तक स्कूल में ठहरता है, वो सुशासन हो सकता है। सुशासन में मैं जानूंगा कि एक डॉक्टर है, एक नर्स है, जहां पर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको संबंधित उसका इलाज करते हैं, उसको यथास्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है, उसकी जो बीमारी है उसको दूर करने का संपूर्ण प्रयास वो अगर चिकित्सा कोई करता है तो वो सुशासन है। अगर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर वो प्रयास करती है कि मेरे बच्चे का, जो एक बच्चा पेट में है उसके पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, उसके कितना टीका लगा है, उसके कितने टीके नहीं लगे, कौन सा बाकी है, मुझे वो लगवाना, अगर वो करती है तो वो सुशासन के अंतर्गत आती है। तो यह सुशासन स्थापित करने में कहां जोर आ रहा है? कहीं नहीं आता। बस जागरूकता की कमी, या हम तो अधिकारों की चिंता करेंगे, कर्तव्य हमारा है ही नहीं है। अगर कर्तव्यों की बात मैंने जो शुरू में की थी उसका उद्देश्य यही था कि अगर हमें सुशासन स्थापित करना है तो हमें अपने कर्तव्यों का बोध होना अति आवश्यक है। करने की शिकायत कर देता, उसका सरपंच था, शिकायत कर देता, गांव के 2 आदमियों से उसको धमकवा देता कि करना है कि नहीं, ट्रांसफर करवा देंगे, तेरा सांसद साहब को कह देंगे, विधायक साहब को कह देंगे। यही करने की आवश्यकता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इससे नहीं होगा। इससे आप करेंगे तो 2 विरोधी पैदा होंगे, या वो व्यक्ति वहां से और कहीं चला जाएगा तो वहां जाके वो फिर कुशासन स्थापित करेगा। अगर हमें सुशासन लाना है तो हमने छोटा सा एक प्रयास किया। हमने 5 लोगों को निर्धारित किया, जो हमने बताया ना, बुजुर्गों का एक संगठन बना रखा था। वो स्कूल में सुबह 9 बजे से 15 मिनट पहले जाते, अपनी डायरी लेते, डायरी में जो राम कुमार जी कितने बजे आ रहे हैं वो इंगित करते। बस जब पहले दिन करने लगे तो उनको लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये शिकायत करेंगे। उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? कि साहब कुछ ही नहीं, हम तो लिख रहे हैं कौन कितने बजे आ रहा है। अगले दिन जो 9:30 पर आते थे वो 9:20 पर आने लग गए। ये 3 दिनों में ऐसा परिवर्तन आया कि आज उस विद्यालय में एक भी अध्यापक लेट नहीं आता। क्या जरूरत पड़ी? इसमें कहां बजट की आवश्यकता पड़ी? या मैं जितनी भी भाषा आपसे कर रहा हूं, जितनी भी बातें मैं आपको इस 1 घंटे में करूंगा, आप एक जगह मुझे यह बताना कि यह बिना बजट के नहीं हो सकता था। अभी तक जितनी बातें की, किसी में बजट की बात हुई? क्योंकि बजट तो सबके पास है। गुजरात में तो आपके तो CSR फंड, मैंने सुना कि कोई 8% तो आपकी कोई कंपनी खोलती उससे पहले आपको देते। आपके तो सब चीजें, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है राजस्थान में। हमारे तो प्रतिकूलता है पूरी। लेकिन ये भी आप सोचते हैं इजराइल में अच्छी खेती क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पानी नहीं है।
उसको जितना वो बूंद पानी है उसको बूंद का महत्व है। जहां पर प्रतिकूलताएं होंगी वहां पर विकास ज्यादा अच्छा होगा, आप ये हमेशा ध्यान रखता। जहां सहजता रहती है वहां पर ज्यादा बड़ी गुंजाइश नहीं मिल पाती। ये देखिए बदलाव कैसे दिखता है। कई बार हम देखते हैं ना कि एक फेलियर बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ गया, एक फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट में आ गया, तो ज्यादा अच्छा किसको मानेंगे आप? फेलियर से जो फर्स्ट आया है, क्योंकि उसने वो चीजें की है जो कि वो बहुत निम्न स्तर पर था और वो एक समानांतर उस पे तो आया, वो हाइप पर नहीं पहुंचा लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक अरबपति है, अगर 1 लाख रुपए कहीं दान देता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक 500 रुपए कमाने वाला अगर 1000 रुपए अगर किसी दान में देता है तो वो 1000 रुपए उसके लाखों से बड़े होते हैं। ये बदलाव कैसे दिखाना पड़ता है कि पहले स्थितियां क्या थी अब क्या है। हमारे ये गांव की जगह है, इसको कैसा बदला है। इसमें आप सोचिए कि जैसे ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि सफाई के लिए जब हम काम करते हैं ना, तो सफाई पे होली दिवाली का एक बजट होता है, भाई होली दिवाली पे खर्च करना होता है, लेकिन वो जगहें गंदी कौन सी होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि गांव में सबसे गंदी जगहें कौन सी है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? आप कहेंगे कि जो जगहें सार्वजनिक है, जिसका कोई ऑनर नहीं है, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, वो जगहें गंदी हो जाती है। तो पंचायत तो उनको साफ करवा देगी, लेकिन वो वापस से फिर गंदी हो जाती है। तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि गांव के सबसे गंदी जगहों को गांव का सेल्फी पॉइंट बनाना है, उसको इतनी साफ कर दें कि वो जगहें कोई गंदी करने की सोचे ही नहीं। अब ये गांव की सबसे गंदी जगह थी, पूरे गांव का कूड़ा करकट यहाँ पे डाला जाता था, कई बार सांप निकलता था, कोई धामड़दम भी निकलती थी, कई बार बच्चे टॉयलेट करते थे या उसी काम में आती थी। तो हमने उस जगह को ऐसा बनाया, ऐसा बना के भी जो बुजुर्गों के संगठन बनाया तो उसका हमने सांझ नाम दिया, इस जगह को सांझ नाम दिया। वहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, अपने बुजुर्गों के पैसे से ही जो वो इकट्ठा करते हैं उनसे वहाँ पे पंखे लगवा दिए, वहाँ पे लाइट्स लगवा दी, वहाँ पर पानी देने का पाइप आ गया, वहाँ पे न्यूज़पेपर वाला जो हमारे पूरे गांव को न्यूज़पेपर बांटता है वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर देने लग गया। ये जगह देखिए बदली जगह, तो ये जगहें बदल सकती है। तो इसमें हमने लगभग ये जो बाउंड्री वॉल हुआ 1,49,900 कुछ रुपए का, इसमें हमने 1.5 लाख का सेंक्शन करवाया था, तो लगभग 1.5 लाख रुपए में ये जगह परिवर्तित हो गई पंचायत के फंड से। आज हम 15-15, 25-25 लाख से नए भवन बनाते हैं और उसमें वो कबूतर के बीट के अलावा और कुछ ज़्यादा काम आ नहीं रहे वो भवन, आज सबके गांव में ऐसे हैं। तो हमें महसूस करूंगा, तो ये वो बदलाव है जहां पर एक बेटी के पैदा होने से एक व्यक्ति जहां कुंठा महसूस कर रहा था, आज वही व्यक्ति एक बेटी के पैदा होने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। तो ये इसको बदलाव कहते हैं। एक व्यक्ति जो उस करने से उसको गुस्सा आ रहा था, वो करने पर वो क्या कह रहा है कि नहीं मैं संभाल लूंगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसकी भावना शुद्ध होती है तो हमें क्या करना है, वैल्यूज डेवलप करने हैं। अभी हम सिर्फ भौतिकता को देख रहे हैं, अभी हम प्रत्यक्ष लाभ देख रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा मुझे ये लाभ होगा। प्रकृति ऐसी चीज है, आप उसके लिए कुछ भी करिए, आपको बदले में वो कभी भी अपना उधार नहीं रखती है, कुछ ना कुछ बदले में आपको देगी ही। तो आप तो अपने वैल्यूज डेवलप करेंगे, कैसे हम हमारे कर्तव्यों पे हम ध्यान दें, कैसे मानवता को हम जिएं, ये सब चीजें होगी ना तो स्वतः ही सारे गांव, सारा देश, पूरा विश्व हमारा एक अच्छा स्वर्ग का रूप लेगा। इस प्रकार की चीज़ें होंगी। और जो अभी भरत भाई जी कह रहे थे कि क्या क्या समस्याएं आई, तो मैं क्या कहता हूं कि देखो समस्याएं सबकी अपनी होती है, सबकी अलग होती है। मैं चर्चाएं भी कम करता हूं समस्याओं पर, क्योंकि मैं सोचता हूं कि हम अगर पॉजिटिविटी की बात ध्यान रखें, अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित करेंगे ना, क्योंकि बिना समस्याओं के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अगर आप कभी भी समझ लेना, अगर कोई भी चीज़ सहजता से आपको मिल रही है ना, तो वो इतनी उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो नहीं सकती। और आज तक जिसने भी बदलाव किया है या जो आगे बढ़ा है या जिसने चेंजेस लाए हैं, उनको सबको समस्याओं से मुक्त वो हो नहीं सकता। जो समस्याएं क्या आती थी, महिलाएं पंचायत तक नहीं आती, फुटफॉल 0 था। हमने एक कार्यक्रम रख दिया कि महिला दिवस पंचायत में मनाया जाएगा। पंचायत में जब महिलाएं आई तो हमने देखा कि महिला दिवस मनाएंगे तो कोई थीम हम रख दें। अभी तक हमने 5 महिला दिवस मनाए और 5 के 5 थीम थे। पहला जो थीम था उसमें थी हरियाली में नारी की भागीदारी। पानी हाथ में लेके महिला ने शपथ ली कि मैं अपने घर में चाहे तुलसी का ही पौधा क्यों नहीं लगाऊं, एक पेड़ तो मेरे घर में जरूर होगा। आज हमारे जाहोता का एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे प्लांटेशन नहीं है। जो 54,000 की यात्रा रही, जो हरित जो जाहोता को पहचाना जा रहा है, उन महिलाओं की मेहनत से हुआ। फिर दूसरा महिला दिवस आया, स्वच्छता में नारी की भागीदारी। फिर महिलाओं ने वही पानी हाथ में लिया और शपथ ली कि मैं अपने घर के अंदर की और घर के बाहर की सफाई की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। 250 महिलाएं अगर किसी गांव की शपथ ले ले और अपने घर को साफ करने के लिए संकल्पित हो जाए, तो आप सोचिए उसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान की फर्स्ट ODF प्लस जाहोता बना। उन महिलाओं को पूरा श्रेय जाता है। फिर तीसरा आया, तीसरे में आया आओ बहनों अलग जगह नशा गांव से दूर भगाएं। नशे पे काम करेगी महिलाओं ने संकल्पित किया कि हमारे गांव में शराब की दुकान या कोई नशे की दुकान नहीं होगी। कलेक्टर के साथ हम लोग गए, 35 महिलाएं गांव से गई, कुछ लोग गए। कलेक्टर साहब को हमने जब से नए जो मार्च में जो नए ठेके खुलते हैं, हमने कहा कि गांव से बाहर होना चाहिए।
कलेक्टर साहब ने कहा कि आपका जाहोता तो फेमस है, आपके गांव में तो इतने अच्छे काम हुए, ये काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तीसरे दिन ही वो दुकान गांव से बाहर हो गई। चौथा फिर आया, फिर हमने ये संकल्प करा कि सशक्त महिला सशक्त समाज, जो आर्थिक सशक्तिकरण की हम बात करेंगे, महिलाओं ने कहा कि नहीं, हम घर से बाहर निकलेंगे और अपने पति की, अपने जो घर का मुखिया होगा उसके आर्थिक सहयोग के रूप में हम अपने आप को सुनिश्चित करेंगे। आज महिलाएं रोजगार के करें। आज हमारा जाहोता में बना हुआ कपड़ा जापान तक जा रहा है। कुछ दिनों बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्री रहेगी। आप अगर अभी जाहोता द हेरिटेज विलेज हमारा यूट्यूब चैनल है, एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है कि जाहोता से जापान तक कपड़ा कैसे, जाहोता टू जापान, 54 to 54,000, ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है। तो आप यूट्यूब पे अगर कलेक्ट रहेंगे तो आपको तक वो वीडियोस पहुंचेंगे। फिर इस प्रकार की चीज़ें ही होती है। तो जो समस्या आएंगी, समस्याएं तो सबके हैं, लेकिन उनका निवारण के लिए आपको अच्छे उपाय जिसमें बजट ना लगे, ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा। एक सवाल था, ये सरपंच क्यों बने? एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि सरपंच बनेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, सरपंच बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। किसी भी जनप्रतिनिधि को बनने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे पहला तो एक आपकी समस्याओं में था जातिवाद, लिखा था ना आपने, किस कम्युनिटी के वोट सबसे ज्यादा होंगे शायद वो प्रतिनिधि बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सही कह रहा हूँ? दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो आती है आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, वो चुनाव में कितना खर्च कर देगा, वो है दूसरी चीज, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरी चीज की हम बात करते हैं तो वो ये आता है कि इसके बैकग्राउंड में कोई राजनीतिक पॉलिटिशियन या कोई रहा था कि नहीं, साहब इसके पहले दादू सा सरपंच थे, इसके वो फलाना जी थे, तो इसको अपन वो प्रायोरिटी मिलेगी। ये 3 मुख्य चीजें होती है जो किसी जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकती है। मैं तीनों में ही जीरो था, कैसी समस्याएं हमारे सामने आएगी, लेकिन ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पारदर्शिता से जो अगर हम काम करते हैं, या सुशासन के लिए हम काम करते हैं, आम जन के लिए हम काम करते हैं, तो वो समस्याएं धूमिल हो जाती है, वो अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके लिए हमारे बनना चाहता है तो उन 5 जो शब्द हैं उनकी बनी अवधारणा को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप भी सरपंच बन सकते हैं। सरपंच में सबसे पहला शब्द क्या आता है? सह, जो सच्चाई की राह पर चलने वाला होना चाहिए। सच्चाई सबसे जरूरी है, क्योंकि कई बार हम झूठ के बहाने बना देंगे, मैं ये कर दूंगा आपके लिए, सोने की सड़क बना दूंगा, तो कभी नहीं बन पाएगी। तो सच्चाई की राह पर चलना पर चाहिए। दूसरा शब्द क्या आता है? से के बाद क्या आता है? रे का मतलब होता है रहम दिल भी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो मेरे गांव का गरीब व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होती है। कई बार सरपंच होते हैं जो गांव के जो बाहुबली होते हैं या जो आर्थिक सक्षम लोग हैं तो उनकी सेवा में लग जाते हैं सरपंच की, अगली बार वही माना जीता देसी। तो रहम दिल भी उसका होना आवश्यकता है। तीसरा शब्द क्या आता है? परमात्मा में विश्वास करने वाला भी होना चाहिए। उसको पता रहना चाहिए कि कोई ऊपर ऐसी एक आत्मा, वो एक परमात्मा है जो मुझे देख रहा, मैं जो कर रहा हूँ अपने आप को ये सोच के करूँ। क्योंकि आप जीवन में कभी भी ध्यान रखना, जहाँ आप एक बंद कमरे में रखते हैं आपके आहार व्यवहार में बदलाव आते हैं, लेकिन यहीं अगर आपको कोई 10-20 लोग देखते हो तो आपके आहार व्यवहार में भी बदलाव आता है। यदि आप ये सोच लेंगे कि परमात्मा है मुझे देख रहा, तो आप कभी भी कुछ गलत करने की सोचेंगे भी नहीं। चौथा शब्द क्या आता है? उससे पहले न आता है। न का मतलब होता है निरंकारी। कई बार सरपंच बनते हैं कि झंडारोहण तो मैं ही करूंगा, मेरे लिए कुर्सी नहीं लगाई। आता तो निरंकारी होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं भी एक साधारण आदमी हूं और जो मेरे को 5 साल के लिए जो सेवा मिली है उसको मैं अपना पूरा कर्तव्य मानकर उसका मैं सेवा करता रहूं। तो निरंकारी होना चाहिए। फिर लास्ट शब्द बताया चरित्रवान होना आवश्यक है। आज उस पंचायत में कोई भी माता बहनें जाएं, कोई भी चाहे युवती जाएं, तो अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस करें। अगर चरित्रवान व्यक्ति होगा तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें उसमें समाहित होती है। और एक सरपंच के लिए जो राजू भाई ने हमें सिखाया है या बताया है, ये जब तक गुण उसमें नहीं होंगे तो वो एक अच्छा सरपंच या सुशासन की बात नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं तो देखो, मेरा तो एक चेहरा आपको दिख रहा है, इस चेहरे के पीछे कितने हाथ और कितने चेहरे हैं वो कभी आप जाहोता पधारेंगे तो आपको लगेगा ये। लेकिन मैं तो ये समझ लो कि मेरा तो वो कंगूरा जैसा हूँ, मैं तो ऊपर दिख रहा हूँ, लेकिन करने वाले कोई और ही लोग हैं जो आपको फोटोज में दिख रहे थे।